गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास आपको मिलने वाली है, जो आपके सिलेबस में कंप्लीटली कवर किया हुआ है, कंप्लीटली दिया हुआ, और यहाँ से बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं और इससे पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आ चुके हैं। तो इस क्लास की शुरुआत आज से होती है। जी हाँ, आज का जो पहला क्लास है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स प्रीएम्बल, यानी हमारे देश के संविधान और इसकी प्रस्तावना को आज हम बहुत ही डीपली समझेंगे, इसका गहन अध्ययन करेंगे। तो मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ऐप पे भी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी और आपको ये क्लासेस प्रॉपर्ली मिल जाएंगी और जितनी बार चाहें आप ये क्लासेस देख सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि भारत की प्रस्तावना और हमारे भारत के संविधान को इस तरह से कवर करने की, जहां हम इसे एकेडमिक से लेके यूपीएससी तक के सिलेबस को कवर करने का हमने प्रयास किया है, ताकि वो हर पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हम कवर करेंगे, जो एक भी नंबर आपका छूटने नहीं देगा और आप आसानी से और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपनी परीक्षा दे सकते हैं और यहाँ से आने वाले हर सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। एमसीक्यू भी आएगी, लेकिन पूरी थ्योरी हम लोग खत्म करेंगे, पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे और उसके बाद जब ये क्लास खत्म हो जाएगी हमारे देश के संविधान और प्रीएम्बल यानी भारत का संविधान, इसके बाद हम लेके आएंगे हमारा जो एमसीक्यू का सीरीज है, वो पूरी एक लगातार धड़ल्ले से एक सीरीज चलती रहेगी और इन्हीं थ्योरीज के चैप्टर पे डिपेंड करेगी। तो इन थ्योरीज को अच्छे से देखें, समझें और इसे आत्मसात करें, ताकि जो एमसीक्यू आएगा उसे आप उसका जवाब आप आसानी से दे सके। चलिए शुरू करते हैं हमारे देश का संविधान। देखिए, ये एक ऐसी किताब है, कह सकते हैं एक ऐसा ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ है, जो किसी धर्म, जाति, है ना, रीति रिवाज, संस्कृति से बहुत परे है, बिल्कुल परे है। ये एक ऐसी किताब है जो हमारे देश की किताब है, किसी धर्म की नहीं, किसी जाति की नहीं। ठीक है, तो ये जो संविधान है इससे हमारी पहचान है, हमसे इनसे नहीं, इनसे हमारी पहचान है। और संविधान के बिना हमारे देश में किसी भी प्राणी का कोई अस्तित्व नहीं है। हर प्राणी की संप्रभुता, शक्ति या उसके अधिकार यहीं से शुरू होते हैं और यहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे देश का संविधान और इसकी प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन यानी भूमिका के बारे में। देखिए, जब हम संविधान पढ़ते हैं, संविधान पढ़ने से पहले उसके बैकड्रॉप और उसके बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है। सबसे पहला हमें यह जानने की जरूरत है कि एक स्टेट या एक नेशन, एक राज्य या एक देश, एक राष्ट्र आखिर क्या होता है। तो एक ऐसा समाज जो राजनीतिक तौर पे संगठित है, यानी कि अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी जो होता है, एक राजनीतिक तौर पे जिस समाज का संगठन होता है, उसकी व्यवस्था होती है, उसे हम एक स्टेट या एक नेशन कहते हैं, जहां पे बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जो स्टेट होता है, जो नेशन होता है, जो देश होता है, जो राष्ट्र होता है, वो राष्ट्र कैसे चलेगा, कैसे काम करेगा, किस तरह के नियम कानून वहां उस देश में रहने वाले निवासियों को निभाने होंगे, किस तरह के अधिकार उनको मिलेंगे और किस तरह के कर्तव्य की पूर्ति की आशा हम उनसे देश के प्रति करते हैं, देश की संपत्ति की सुरक्षा कैसे होगी, क्या क्या अधिकार उनको दिए जाएंगे। इसके लिए उनके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक कानूनी दस्तावेज होता है, ठीक है, जिसे हम उस देश का क्या कहते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान कहते हैं। और यही संविधान होता है जहां पे हम उस देश में कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, हमारे अधिकार क्या होंगे, हमारे कर्तव्य क्या होंगे, देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या होगी, देश के लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या होगी, अपने परिवार, समाज, कम्युनिटी के प्रति क्या जिम्मेदारी होगी, हमारे अधिकार, हमारे अस्तित्व को कैसे बनाए रख सकते हैं। ये किताब ही जो होता है, इसका कस्टडियन या गार्जियन होता है और इसे हम संविधान कहते हैं, जो set out functionaries of the state and governs the relationship between the state and the people। और ये संविधान ये बताता है कि सरकार यानी कि देश और देश में रहने वाले लोगों के बीच किस तरह के संबंध होंगे और ऐसे कौन कौन से काम होंगे जो एक देश को चलाने के लिए और देश के लोगों पे शासन करने के लिए, उनके कल्याणकारी योजना बनाने के लिए किस तरह से वो नियम और कायदे बनाएंगे। ये सब कुछ हमारे संविधान में लिखा रहता है। हम इस संविधान के बाहर, हम या सरकार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी संविधान के बाहर नहीं है। सारे नियम कानून रहने के, ठीक है, चलने के, कुछ भी करने के आपको इसी के हिसाब से करने होंगे। सो भारत का जो संविधान है, आप समझिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको जो अथॉरिटी मिलती है, भारत के संविधान के पास जो इतनी शक्ति है, इतनी जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो किससे मिलती है,
हमारे देश के लोगों से, हमारे देश की जनता से। यानी द पीपल अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन टू देमसेल्फ, यानी हमारे देश के लोगों ने हमारे संविधान को, यानी हम लोगों ने हमारे संविधान को खुद को हमने दिया है, हमने इस संविधान को अपनाया है। तो संविधान को मिलने वाली सारी शक्तियों का स्रोत जो होता है वो हमारे देश के लोग ही हैं। हमारे देश के लोगों से ही सारे पावर, अथॉरिटी संविधान को दिए जाते हैं। सो हमारे देश का जो संविधान है एक दस्तावेज है और इसकी कुछ स्पेशल सैंक्टिटी है जो क्या कहती है, द पावर्स एंड फंक्शंस द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि हमारे देश की जो सरकार है इसके पास कौन कौन से शक्ति होगी और इसे कौन कौन से काम करने हैं। इसके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होती है। तो इनके बीच कौन कौन से पावर और फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कौन के किसके पल्ले कौन कौन से कार्य होते हैं और कौन किसे कार्य बाधा दे सकता है कि नहीं दे सकता है, कौन किसी को कैसे प्रभावित करता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और सरकार के जो अलग अलग अंग हैं, जो मैंने कहा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आपका क्या है जुडिशरी, इनके बीच किस तरह के संबंध होते हैं। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट, और देश की जनता और सरकार, इसके बीच किस तरह के संबंध है, इन सब का स्टडी हम लोग इसी में करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन है संविधान के बारे में कि आखिर संविधान क्या है, संविधान का अर्थ क्या होता है और संविधान का देश और देश के लोगों के लिए क्या इसके मायने हैं। आगे संविधान को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, यानी इसके ऐतिहासिक एक पृष्ठभूमि को पढ़ना होगा कि आखिर ये आया कहाँ से। इसके लिए हमें दो अधिनियम को थोड़ा संक्षेप में चर्चा करना होगा। हालांकि ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन संविधान पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ना होगा। एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, और एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहां से बहुत सारे संविधान के लिए प्रोविजंस जो है लिए गए थे, बनाए गए थे। चलिए देखते हैं। शुरुआत होती है वर्ल्ड वार 1 से, यानी कि विश्व युद्ध एक, पहला विश्व युद्ध, जिसकी शुरुआत होती है 1914 और ये खत्म होता है 1918 में। असली संविधान की चर्चा और संविधान को बनाने की जरूरत शुरू यहीं से होती है। तो 1914 में जब वर्ल्ड वार शुरू होती है तो इस वर्ल्ड वार में भारत के लोगों ने ब्रिटिश के आग्रह पर बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ब्रिटिश को विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा मतलब सफलता पाने के लिए हर तरह से इंडियंस ने उनकी मदद की, चाहे वो आईएनसी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, भारत के हर ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी मदद की। लेकिन बदले में शर्त ये थी कि भारत को अपनी एक सरकार मिलेगी, अपना एक संविधान मिलेगा और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो कॉमन जो गोल्स है और जो लक्ष्य है उनको पूरा करने में ब्रिटिश जो है उनका साथ देगा। तो इस तरह से भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया बदले में कि उनका जो कॉमन गोल है अंग्रेज को पूरा करेगा। तो यहाँ पे एक आपको बात समझनी पड़ेगी कि उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यानी कि ब्रिटेन में, वो थे एडविन मॉन्टेगू। और एडविन मॉन्टेगू जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ब्रिटेन में, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट होता है, और इनके जो एजेंट होते हैं जिसे वायसराय कहते हैं, वो भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए काम करते हैं। तो उस समय एडविन मॉन्टेगू वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ब्रिटेन के, और भारत में उसके जो एजेंट थे यानी कि जो वायसराय थे वो थे आपके चेम्सफोर्ड। तो इन्होंने मिलके ही जो रिफॉर्म्स बनाए थे, भारत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसे नाम दिया जाता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसके कुछ बातें ये हैं कि जब विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो भारतीयों कुछ डिमांड्स थी। लेकिन ये डिमांड्स क्या थी? ये डिमांड्स सबसे पहले पैदा हुई 1916 में, यानी कि तब तक विश्व युद्ध 2 साल चल चुका था। 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता और मुस्लिम लीग के नेता ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमारा एक कॉमन गोल और एम होना चाहिए जो अंग्रेजों से हमें मिलने चाहिए, क्योंकि विश्व युद्ध में भारत जो है अंग्रेजों की मदद कर रहा था। तो उन्होंने अपना कॉमन गोल बनाया, बहुत सारे डिमांड्स अंग्रेजों के सामने रखे अपनी मदद के लिए। और 1917 में एडविन मॉन्टेगू जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ब्रिटेन में, उन्होंने ब्रिटिश के पार्लियामेंट में उन्होंने इस बात को रखा जिसे अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने रखा कि भारत के लिए एक संविधान या कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। उसके बाद ये 1917 में उन्होंने ये अगस्त डिक्लेरेशन आया और 1918 में पहला विश्व युद्ध जो है खत्म हो गया। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1919 में जिस तरह से वादा किया गया था और आईएनसी और मुस्लिम लीग के साथ जिस तरह का एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश का, 1919 में लॉर्ड एडविन मॉन्टेगू और चेम्सफोर्ड के नेतृत्व में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लाया गया। इस गवर्नमेंट ऑफ मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ये पहला रिफॉर्म है जिस रिफॉर्म में पहली बार प्रियम्बल शामिल था। क्या शामिल था?
पहली बार प्रियम्बल शामिल था। वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब बना, उसमें जब प्रोविजंस को रिवाइज किया गया तो वहां से प्रियम्बल जो है गायब हो गया, प्रियम्बल की चर्चा बिल्कुल भी नहीं थी। पहली बार था कि किसी एक्ट में इसकी चर्चा हुई। यहाँ पे जो इंडियंस को जो आईएनसी और मुस्लिम लीग की जो बातें थी, वो जो बहुत सारी डिमांड्स थी, उसमें से पहला था पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना। तो जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है कि इस रिफॉर्म्स के बाद भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई। पहली बार बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर को, जो सेंट्रल इसको दो भागों में बांटा गया। एक जिसे कहते हैं आपको लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे हम लोग बाई कैमरल कहते हैं, आज हम लोग लोकसभा या राज्यसभा कहते हैं, और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। तो इसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर शुरू किया गया और डायरेक्ट इलेक्शंस की जो प्रावधान है इसको भी स्टार्ट किया गया कि लोग जो है चुन के आएंगे। डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया, आपको पता है। इसके बाद एक्सपांडेड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट, सरकार में भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व था वो बहुत कम था। यानी कि आप अगर देखें 1919 में जो वायसराय थे, वायसराय के पास ऑर्डिनेंस का पावर था, वायसराय के पास ऑर्डिनेंस का पावर था, और वायसराय के नीचे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था जिसकी स्थापना 1861 में हो गई थी, इसके अंदर 6 पोर्टफोलियो थे। 6 पोर्टफोलियो थे, होम मिनिस्ट्री, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस, डिफेंस, इस तरह से हेल्थ। इसमें केवल एक ही इंडियंस को अलाउ किया गया था। 6 मेंबर की व्यवस्था थी, इसमें 6 मेंबर की व्यवस्था थी, जबकि इसमें एक ही इंडियंस को अलाउ किया गया था। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ तो इंडियन की संख्या को 1 से 3 कर दिया गया। यानी मेंबर की संख्या अभी भी 6 थी, लेकिन इसमें भारतीयों की संख्या और भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व है यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो 1 से बढ़ा के 3 कर दिया गया। यानी कि आईएनसी और मुस्लिम लीग की जो बात थी उसको मान ली गई थी। इसके अलावा हाई कमिश्नर ऑफिसर फॉर लंदन ऑफिसर कमीशन ऑफ ऑफिसर फॉर इंडिया इन लंदन को स्थापित किया। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब एडविन मॉन्टेगू जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ब्रिटेन में, तो आईएनसी और मुस्लिम लीग की एक कंप्लेन थी कि भाई जब आपका ऑफिसर एडविन मॉन्टेगू ब्रिटेन में रहता है और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और आपका कैबिनेट मिनिस्टर है, तो इसकी सैलरी आप इंडियन फंड से क्यों देते हैं? इस बात पे भारतीयों को आपत्ति थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एडविन मॉन्टेगू, ये 2 तरह का काम करता है। पहला, ये सारे पॉलिटिकल अफेयर्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन काम है यानी जो प्रशासन का काम है ये देखता है, और दूसरा जो एजेंसी का काम है वो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही देखता है। एजेंसी का मतलब आज जो एम्बेसी जो काम करती है भारत में, उसी को उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एजेंसी के रूप में काम करते थे। क्योंकि एजेंसी का काम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नहीं है, लेकिन फिर भी वो करते हैं, इसलिए इसके सैलरी जो है भारतीय फंड से देते हैं। लेकिन ब्रिटिश ने कहा कि ठीक है, अगर आपको इस बात पे भी आपत्ति है तो ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो काम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो काम है उसको 2 भागों में बांट दिया गया। एडविन मॉन्टेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो रही, और वो पॉलिटिकल अफेयर्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम देखने लगे, और उसकी सैलरी ब्रिटिश पार्लियामेंट दे रही थी। लेकिन जो एजेंसी का काम है उसको अलग कर दिया गया, और उसे करने के लिए लंदन में भारतीयों के लिए हाई कमिश्नर ऑफिस फॉर इंडिया इन लंदन में स्थापित किया गया, जो एजेंसी यानी एम्बेसी के सारे काम देखती थी, और इसकी सैलरी भारतीय फंड से दी जाने लगी। तो एक तरह से आईएनसी की ये डिमांड भी पूरी हो गई। महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद गवर्नमेंट सब्जेक्ट्स को आपको रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया। देखिए, आज के जमाने में जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको पता है 3 तरह के लिस्ट होते हैं। एक होता है सेंट्रल लिस्ट, इसे हम लोग फेडरल लिस्ट भी कहते हैं, ब्रिटिश जमाने में आज कहते हैं सेंट्रल लिस्ट। एक होता है कंकरेंट लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट वो लिस्ट होता है जिसपे केवल पार्लियामेंट को लॉ बनाने का अधिकार है, यानी केंद्र सरकार को लॉ बनाने का अधिकार है। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होता है जिसमें आने वाले सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का अधिकार सबसे ज्यादा स्टेट को होता है। पार्लियामेंट चाहे तो इंटरफेयर कर सकती है अगर ये देश के हित में हो तो। और तीसरा जो है वो है आपका कंकरेंट लिस्ट, जिसपे एक ऐसे मुद्दे होते हैं, ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए जरूरी है, और दोनों ही मिलकर उस पर कानून बनाते हैं। लेकिन यहां भी पार्लियामेंट चाहे तो उसे ओवरराइड कर सकती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उसमें क्या किया गया, एक तो था सेंट्रल लिस्ट, और ब्रिटिश जमाने में एक था सेंट्रल लिस्ट और एक था आपका प्रोविंशियल लिस्ट। ये 2 ही लिस्ट थे, तीसरा लिस्ट था नहीं। प्रोविंशियल लिस्ट को 1919 में फर्दर 2 भागों में बांटा गया। एक है आपका रिजर्व लिस्ट, एक है ट्रांसफर लिस्ट। अब ये जो रिजर्व लिस्ट है इस पे कानून बनाने का जो अधिकार था वो गवर्नर का था और काउंसिल ऑफ स्टेट्स का था। किसका था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स का था। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स है
इस पे गवर्नर तो थे ही, ठीक है, साथ में जो इंडियन मिनिस्टर्स थे, यानी जो इंडियन मिनिस्टर्स थे वो इस पे कानून बना सकते थे। यानी कि दोनों लिस्ट में गवर्नर तो थे ही, लेकिन रिजर्व लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार गवर्नर के अलावा काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी ब्रिटिश मिनिस्टर को थे, और जो ट्रांसफर्ड लिस्ट है उसमें कानून बनाने का अधिकार गवर्नर और इंडियन मिनिस्टर्स को था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में पहली बार प्रियम्बल की चर्चा हुई। संविधान में आने वाले बहुत सारे जो प्रस्ताव है यहां से शुरू होते हैं, यहां से इसकी शुरुआत हो जाती है संविधान के लिए, भारत संविधान के लिए, और बहुत सारे ऐसे डिमांड है जो आईएनसी और मुस्लिम लीग के कॉमन डिमांड थे, इसको पूरा किया गया। यहाँ पे आपको एक बात ये भी देखना होगा कि चूंकि यहाँ पे वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर थे और 3 लोगों को 3 भारतीय इसमें थे, तो यहाँ पे जब सेंट्रल लेजिस्लेचर को 2 भागों में बांटा गया, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स में बांटा गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे मुस्लिमों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। भारतीयों को तो था ही, मुस्लिमों को भी जितने भारतीय इसके मेंबर होंगे उसका 1/3 मुस्लिम का भी सीट दिया जाएगा, और उन्हें मुस्लिम कम्युनिटी से अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, यानी वो अपने कम्युनिटी से अपने व्यक्ति को, प्रतिनिधित्व को चुन के भेज सकते हैं। तो इसकी शुरुआत भी, सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत भी यहां से हो जाती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 1935 में। तो जो 1919 में जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुरू हुआ, 1927 में क्या किया गया, इसके फिर से चर्चा हुई, और भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, जो संवैधानिक सुधार है, क्या क्या किया जा सकता है 1919 में और क्या क्या सुधार करने की जरूरत है, इसके लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन भारत तो आया, लेकिन भारतीयों ने इसको पुरजोर तरीके से विरोध किया। पुरजोर तरीके से इसलिए विरोध किया क्योंकि साइमन कमेटी में एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था, यानी भारत से प्रतिनिधित्व करने वाला एक भी नहीं था। तो भारतीयों ने इसका बहुत विरोध किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा ठीक है, अगर आपको लगता है कि साइमन कमीशन आपके देश के लिए संविधान बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ठीक है, आप अगर ये सोचते हैं कि आप अपने देश का संविधान बना सकते हैं, आईएनसी को बोला, मुस्लिम लीग को बोला, तो आप लोग अपना रिपोर्ट पेश कीजिए। भारतीय मान गए और उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया, और मोतीलाल नेहरू के अध्यक्ष में उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया 1928 में, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और ठीक उसके 2 साल के बाद साइमन कमीशन ने भी भारत के संविधान की स्थापना करने के लिए साइमन रिपोर्ट भी पेश कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ जिन्ना कहां पीछे रहने वाले थे। जिन्ना ने क्या किया, उन्हें ऐसा लगा कि मोतीलाल नेहरू के जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें मुस्लिमों के लिए अलग से कोई प्रावधान पर्याप्त नहीं किया गया है, मुस्लिमों को आगे नहीं रखा गया है। इसलिए जिन्ना ने क्या किया, अपने 14 पॉइंट्स लिख के उन्होंने भी सबमिट किया, जिसे फेमसली 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना कहते हैं। तो हुआ ये कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट, नेहरू की रिपोर्ट और जिन्ना के 14 पॉइंट, इन तीनों पे चर्चा करने के लिए 1930 से लेकर 1932 के बीच इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। 3 बार इसकी कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें केवल एक बार महात्मा गांधी गए थे और BR अम्बेडकर तीनों बार इसमें शामिल हुए थे, और इस पर चर्चा किए कि किस तरह से भारतीय संविधान को बनाने के लिए तीनों रिपोर्ट को समावेश किया जा सकता है। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ 1933 में इसका फैसला हुआ। 1932 तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला और 1933 में रिपोर्ट बनकर तैयार हुआ, और 1935 में हमें दिया गया एक, कह सकते हैं कि हमारे लिए एक छोटा संविधान था हमारे देश के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे कुछ प्रावधान जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि पावर जो थे, जो कि आज भी आप देखते हैं, सेंटर और स्टेट के बीच जो है बांट दिया गया। विषय को 3 हिस्से में बांटा गया। जो 1992 2 हिस्से थे, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट, अब हो गया था फेडरल लिस्ट, जिससे आज हम लोग सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, प्रोविंशियल लिस्ट जिसे हम लोग स्टेट लिस्ट कहते हैं, और कंकरेंट लिस्ट जो आज भी है, दोनों का अधिकार होता है। इसके बाद ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इसी से हुई, प्रोविंशियल एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना इसी से हुई। अब डायरकी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को जो है ले आएगा, यानी स्टेट अपने हिसाब से अपने राज्य की सरकार को चला सकता है। इसके बाद सेंटर में जो डायरकी है उसको अपनाया गया। बाई कैमरल जो है, 6 ऐसे राज्य चुने गए जहां बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा और विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। इसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट को पता है कि 1919 में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट तो दिया ही गया था, लेकिन 1935 के जो नियम आया उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने के अलावा जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे, यानी कि SC, ST या OBC की हम बात करें, या हम महिलाओं की बात करें, या लेबर की बात करें, इनको भी, इनके समुदाय को रिप्रेजेंट करने के लिए इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई कि ये अपने
लोगों में से किसी को चुन के सरकार बनाने के लिए भेज सकते हैं। इसके बाद काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि 1858 में इसके एक्ट के जरिए बनाया गया था, इसे पूरी तरह से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। तो ये था बैकड्रॉप या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारे संविधान का, कि आखिर उसकी शुरुआत और उसमें आए गए प्रावधान आखिर कहां से आते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को समझना और जानना बहुत जरूरी होता है। एमसीक्यू दृष्टिकोण से ये एकदम बहुत ज्यादा है आपके लिए, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके इसके बाहर का नहीं आएगा। अब आते हैं संविधान बनाने की बात तो शुरू हो गई। देश के लिए संविधान बनाना जरूरी था, लेकिन संविधान बनाने के लिए एक फोरम तैयार करना जरूरी था, जिसे हम लोग कहते हैं संवैधानिक सभा, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि बनाएंगे कहां पे, इसके लिए एक असेंबली की जरूरत है। तो पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। देखिए 1946 में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भारत के लिए पॉसिबिलिटी है कि भारत को आजाद देश घोषित कर दिया जाए, भारत को इंडिपेंडेंस दे दिया जाए, इस तरह किया। इसके लिए क्या हुआ, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन जो है भारत के लिए रवाना हुआ। भारत ने ब्रिटिश कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन भारत ने भेज दिया। इस मिशन ने क्या किया, बहुत सारे बहस हुए, जैसे ब्रिटिश इंडिया के लोग थे, इंडियन स्टेट्स के लोग थे, प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, सभी जगह के नेता जो है इसके कि किस तरह से हमारे देश के लिए एक संविधान को फ्रेम किया जाए, इसके ऊपर काफी बहस हुई, काफी समय लगा। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के सारे प्रस्ताव को मैंने सुझाव देने के बाद जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संवैधानिक सभा को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया, जिसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जरिए, स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसके जरिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसमें 278 प्रतिनिधि थे और 15 महिलाएं थे। इनको लेके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और आजादी के बाद जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो परमानेंट चेयरमैन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, और यहां से शुरू होता है हमारे देश के संविधान को ड्राफ्ट करने का काम। ठीक है, इसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान बनाने का काम किसी एक के कंधे पर नहीं हो सकता था, क्योंकि संविधान बनाने के समय बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए अलग अलग कमेटी बनाने की जरूरत थी। जैसे उसलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की आप बात ले लीजिए, मौलिक अधिकार की बात ले लीजिए, यूनियन पावर, माइनॉरिटीज कमेटी, डिप्रेस्ड क्लासेस, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, हेल्थ, फाइनेंस, इस तरह से अलग अलग कमेटी बनाई गई और हर कमेटी का अलग अलग हेड चुना गया। किसी में नेहरू जी थे, किसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, किसी में राजेंद्र प्रसाद थे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग थे जो अलग अलग रिपोर्ट बनाकर तैयार कर रहे थे संविधान के लिए। लेकिन इसकी जो सबसे मेन कमेटी थी उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, जो सबसे मेन कमेटी थी संविधान को बनाने में। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर BR अंबेडकर, जो इसके चीफ आर्किटेक्ट थे। इनके बिना संविधान बन नहीं पाता और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही बने। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी का जो काम था बहुत ही पैरामाउंट था, बहुत ही टफ था, क्योंकि इतना आसान नहीं था। आपको अपने देश के लिए संविधान बनाना है और हमारा देश का संविधान ऐसा है कि सब कुछ अपने ही देश का नहीं है, बल्कि विश्व के जितने भी देश हैं उनके जो अपने अपने संविधान है, वहां से अलग अलग जो प्रोविजंस है हमने वहां से क्या किया है, बोरोड किया है, लिया हुआ है। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाने थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी में, ठीक है, इसको एक्चुअली ड्राफ्ट करना ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए बहुत हैवी टास्क था। तो सभी कमेटी ने जो अलग अलग कमेटी बनाई गई थी, फंडामेंटल राइट्स पे, डिफेंस पे, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWB, हेल्थ, सैनिटेशन, सब पे अलग अलग रिपोर्ट दिया गया। महिलाओं का संगठन अलग था, इसको काफी स्क्रूटाइज किया गया, रिवाइज किया गया, इसको देखा गया असेंबली के सामने और इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा हुई, डिबेट्स हुई। एक एक प्रोविजंस को सुना गया, एक एक क्लॉजेस को देखा गया, जहां जरूरत थी ऐड किया गया, जो जरूरत नहीं थी उसको डिलीट किया गया, उसको अलग से प्रोविजंस में रखा गया, उसके लिए अलग से प्रावधान बनाए गए। और लगभग आप देखें तो 1946 से लेकर 1950 का एक लंबा समय गुजरा इस संविधान में बनाए गए हर एक क्लॉज को पढ़ने, समझने और जानने में। इसके बाद 26 नवंबर 1949 ये वो दिन है, 26 नवंबर 1949 ये वो दिन है जिस दिन संवैधानिक सभा के सभी लोगों ने इस बने संविधान को अपनाया, साइन किया और इसे एडॉप्ट कर लिया, यानी कि अपना लिया कि हाँ ये हमारे अभी तक का हमारे देश का संविधान है। इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान का एडॉप्शन डे मनाया जाता है। और ठीक इसके 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 यानी कि रिपब्लिक डे, ठीक है, जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ, रिपब्लिक हुआ,
उस दिन हमारे देश को, हमारे देश की जनता ने हमारे देश के संविधान को स्वीकार कर लिया, हमारे देश को संविधान को दे दिया। यानी वो दिन है जिस दिन हमारा संविधान इन्फोर्स हुआ, शुरू हुआ। और ये भी वही दिन है, 26 जनवरी 1950 वही दिन है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने संविधान बनाने का काम किया, ये खत्म हो गया। क्या हो गया? सीज टू एग्जिस्ट। और इसने अपने आप को एक प्रोविजनल पार्लियामेंट में कन्वर्ट कर लिया, जो आज हम लोकसभा और राज्यसभा के रूप में जानते हैं। ये वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में इसको परिवर्तित किया तब तक के लिए जब तक 1952 में जनरल इलेक्शन नहीं हुआ और भारत को अपना एक पार्लियामेंट नहीं मिला, तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संवैधानिक सभा ने अपने आप को प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में भारत में गठित किया। इस काम में, संविधान बनाने के काम में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और लगभग 64 लाख रुपए यानी कि 6.4 मिलियन खर्च हुए संविधान को बनाने में। ये हमारे संविधान जो ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्टिंग जो रिपोर्ट था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो। अगर हम ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे, आप इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में यह है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, इसके अलावा 3, 6, 7 और मेंबर थे, कुल मिला के 8 मेंबर थे। लेकिन इन्हें ही चीफ आर्किटेक्ट इसलिए कहा जाता है कि जितने भी मेंबर थे वो किसी ना किसी काम में बहुत ज्यादा मशरूफ थे, समय नहीं दे पाए संविधान को बनाने में, या फिर देश से बाहर विदेशों में किसी रूप से चले गए थे, किसी की डेथ हो गई, कोई रिजाइन कर दिया, या कोई बीमारी के चलते पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर शुरू से लेकर अंत तक संविधान को बनाने के लिए हमारे संविधान के साथ रहे, इसलिए चीफ आर्किटेक्ट या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये है M माधवा राव, ये हमारे TT कृष्णमाचारी, इन्हें देखिए, इनका नाम है मोहम्मद सदुल्ला, इनका नाम है KM मुंशी, ये है अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर और ये है गोपाला स्वामी अयनगर। पर आपके लिए एक सवाल है कि इस फ्रेम में ये जो व्यक्ति आपको यहाँ दिख रहा है, बाएं कोने बैठा हुआ, कृष्ण स्वामी अय्यर के बगल में बैठा हुआ, ये कौन है? ये आप ऐप पे कमेंट करके या यूट्यूब पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, इसका नाम बताएं कि ये 8वां मेंबर जो इस तरफ बैठा हुआ है एक्सट्रीम में, ये कौन है? तो ये था 29 अगस्त 1947, द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BR अम्बेडकर के नेतृत्व में 29 अगस्त 1947 को इसको बनाया गया। अब पढ़ते हैं हमारा प्रियम्बल। तो हमारा जो प्रियम्बल यानी जो प्रस्तावना है, जो हमारे संविधान की पृष्ठभूमि, पहला पन्ना, जो ये बताता है कि आप ये संविधान जो पढ़ रहे हैं, संविधान जो बनाया गया, ये संविधान आखिर क्या है, इसमें आपके लिए क्या है। तो ये जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, इसकी ओवरव्यू, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसके पर्पस को समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो प्रियम्बल, जो प्रस्तावना बनाया गया, इसकी क्या भूमिका है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि आखिर ये प्रियम्बल है क्या। प्रियम्बल का हिंदी में मतलब होता है प्रस्तावना। ये किसी भी डॉक्यूमेंट का, कोई भी डॉक्यूमेंट, किताब, पुस्तक, ग्रंथ का एक पहला पन्ना होता है, उसका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो बताता है कि जो किताब आप पढ़ने जा रहे हैं, जो पुस्तक आप अध्ययन करने जा रहे हैं, जो ग्रंथ आप पढ़ने जा रहे हैं, वो ग्रंथ में आखिर क्या है, आखिर आप उस किताब को क्यों पढ़ेंगे और उसके पढ़ने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है, वो किताब क्यों बनाई गई है, उसके बारे में पहले पन्ने पे जो आपको इंफॉर्मेशन मिलता है वही आपका क्या है, प्रियम्बल है, जो बताता है कि उस किताब की फिलॉसफी और उसके उद्देश्य क्या है। तो एक संविधान में, ठीक है, ये जो प्रियम्बल है वो ये प्रेजेंट करता है कि हमारे जो संविधान के निर्माता थे, जब वो संविधान को बना रहे थे तो उस बनाने के पीछे उनकी मंशा क्या थी, प्रियम्बल में जानने को मिलेगा। द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन, आखिर हमारे संविधान को बनाने के पीछे का जो इतिहास है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस, जो भी इतिहास है वो क्या था, प्रियम्बल में मिलेगा। और द कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल ऑफ द नेशन, और हमारे देश की वैल्यू और सिद्धांत क्या होंगे ये भी संविधान में होगा, ये भी हमको प्रियम्बल में जानने को मिलेगा। ये है प्रियम्बल और इसकी ओवरव्यू। ये है हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना जो मैंने लिखा है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं। मैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान देख रहे हैं, ये ओरिजिनल है और मैं एक बार चाहता हूं कि मैं इसको पढ़ दूं कि इसका कंटेंट क्या है। वी the people of India having solemnly resolved to constitute India into a what? Sovereign democratic republic and to secure to all its citizens, secure what? Justice regarding what? Social, economic and political. Liberty of what? Thought, liberty of expression, belief, faith and worship.
equality in word, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अपने देश को हम 26 नवंबर 1949 को हम अपने आप को यह संविधान समर्पित करते हैं, देश को समर्पित करते हैं। तो इसके जो आर्किटेक्ट है, जो सुंदर ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं, ये कौन है? सिग्नेचर ऑफ द आर्टिस्ट बेवहर राम मनोहर सिन्हा। बेवहर राम मनोहर सिन्हा, जिन्हें शॉर्ट में कहते हैं राम। इसका सिग्नेचर आपको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बॉटम राइट साइड में सिर्फ राम बोल के आपको दिखेगा। जो सारा डिजाइन जो है उन्होंने ही किया है। ये भी आपको एग्जाम में एक एमसीक्यू में आ सकता है। तो अब ये जो प्रियम्बल है, इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं, क्योंकि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं कि 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही ऐतिहासिक रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया। उसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि आखिर हम ये संविधान बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होगा। और जब आप ये संविधान बना रहे होंगे तो संविधान के निर्माताओं को कहा कि इसका पीछे का इन उद्देश्यों को जरूर ध्यान रखिएगा। उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को लाया। ठीक है, यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, यही बाद में जाके हमारे संविधान का प्रियम्बल का रूप लिया, जो ये बताता है कि हमारे संविधान जो बना है इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो प्रियम्बल पढ़ लीजिए, संविधान के बारे में सब कुछ मालूम चल जाएगा आपको पूरा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रियम्बल पढ़ लीजिए। ये जो आइडिया था बिहाइंड द प्रियम्बल टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, ये जवाहरलाल नेहरू ने ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दिया था। और इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया? मान लिया 22 जनवरी 1947 को क्या किया? अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू सब संविधान में सही साइन कर रहे थे। पर्पस और कंपोनेंट, आखिर उद्देश्य क्या है और इसके अंदर का कंपोनेंट क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, ठीक है, और इसमें जो संविधान का जो पहला पन्ना है, जो उसका इंट्रोडक्शन है, ये बताता है, इसका पर्पस ये बताना है कि ये संविधान में इसकी शक्ति का स्रोत जो है हमारे देश के लोग हैं। प्रियम्बल डिक्लेयर करता है भारत को कि भारत एक ऐसा देश है जो संप्रभुता संपन्न है, किसी का गुलाम नहीं है, सोशलिस्ट है, गांधीयन प्रिंसिपल को लागू करने वाला, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष है, इसका अपना कोई धर्म नहीं है, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है और रिपब्लिक है। लोग यहाँ चुन के आते हैं, लोग अपने हिसाब से अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं। प्रियम्बल में जो उद्देश्य दिए गए हैं, जो उसका उद्देश्य है वो है न्याय देना, लिबर्टी, इक्वालिटी अपने नागरिकों को, और देश के लोगों के बीच भाईचारे की भावना और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये इसका पर्पस है। और जो डेट मेंशन किया गया है 26 नवंबर 1949 का प्रियम्बल में, ये बताता है कि किस दिन हमने हमारे संविधान को हमने क्या किया था, अपनाया था, यानी कि अडॉप्ट किया था। प्रियम्बल जो मैंने पढ़ा आपको, मैंने वहां भी पढ़ दिया, सेम चीज मैंने अलग से यहाँ पे लिख के दिया, क्योंकि इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। प्रियम्बल एक अलग चैप्टर है जो हमें जानना जरूरी है। सबसे पहला आप यहाँ देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आपको समझना पड़ेगा इन पांचों शब्द का मतलब क्या है। सबसे पहले है सोवरेन। आप सोवरेन समझते हैं, अगर आप किसी के गुलाम हैं तो आप कभी भी सोवरेन नहीं हो सकते, आप सुप्रीम नहीं हो सकते, आप मुक्त नहीं हो सकते। सोवरेन का मतलब होता है कि आप आत्मनिर्भर हैं, आप अंदर से और बाहर से पूरी तरह से आजाद हैं, आप किसी के गुलाम नहीं हैं। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, आपको पता है कि आपके पास कौन से अधिकार है, उन अधिकारों को कैसे आपको पालन करना है। इसके बाद इंटरनली, आंतरिक रूप से हमारा देश और बाहरी रूप से भी हमारा देश संप्रभुता संपन्न है, यानी हमारे देश की सीमा पे कोई किसी का अधिकार नहीं है और हमारे देश के लोग किसी के गुलाम नहीं है। हम अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से पूरी तरह से आजाद है। हम अपने देश और देश की जनता के लिए खुद कानून बना सकते हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं कि देश के लिए क्या सही और क्या गलत है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन हांगकांग, बरमूडा का भी एग्जांपल ले लीजिए। ये हांगकांग और बरमूडा जो है ये नॉन सॉवरेन है। जी हाँ, ये पूरी तरह से अंदर और बाहरी रूप से ये पूरी तरह से आजाद नहीं है, बाहरी देशों का भी दबदबा है। ये होता है सॉवरेन। इसके बाद है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट क्या है? सोशलिस्ट जो शब्द जो है ये पहले हमारे ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था। ये
42वें बार यानी कि 42nd अमेंडमेंट 1976 को जब हमारे संविधान को संशोधित किया गया, रेक्टिफाई किया गया, तब ये वर्ड जो है सोशलिस्ट और आपका सेकुलर यानी कि सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, देखिए भारत में इंडस्ट्री पनप रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, लेकिन अगर प्राइवेट अगर पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो जाता तो पूंजी यानी कि जो कैपिटल है वो किसी एक के हाथ में आके सिमट जाती, यानी गरीब और गरीब हो जाते, अमीर और अमीर हो जाते, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन है, जो सोशलिस्ट की जो भावना है, जो वेलफेयर स्टेट की कल्पना महात्मा गांधी ने संविधान बनाते समय संविधान के निर्माता को कहा था कि हमारा देश कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देगा, यहाँ कोई भी गरीब से गरीब नहीं होगा और अमीर से अमीर नहीं होगा, सब में धन का बंटवारा समान रूप से समानुपातिक रूप से होगा, काम के आधार पर, योग्यता के आधार पर। तो ऐसा ना हो, इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को लाया गया। मिक्स्ड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जहां प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों सेक्टर, दोनों इंडस्ट्री एग्जिस्ट करेंगे। पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट यानी सरकारी, प्राइवेट यानी कि निजीकरण, दोनों रहेगा। और दोनों रहने से क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, यानी पूंजी किसी एक के हाथ में एकत्र नहीं होगी, अमीर और गरीब नहीं होगा, बीच का फासला इतना बड़ा नहीं होगा कि एक समाज गरीब तबके से आ जाए और एक समाज इतना अमीर हो जाए कि देश की 40% पूंजी उसी के हाथ में चली जाए, ऐसा नहीं होगा। डीपीएसपी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत जो बनाए गए, जो गांधीयन प्रिंसिपल पे डिपेंड करते हैं, वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन हम बात करें चाइना की, क्यूबा की, लाओस की, वियतनाम की, तो ये नॉन सोशलिस्ट है। याद रखिएगा, पूछेगा कि इनमें से कौन नॉन सोशलिस्ट कंट्री है। ठीक है, और हमारे देश में सामाजिक तौर पे और आर्थिक रूप से जो इनइक्वालिटीज है इसको दूर किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, लेकिन देश में ऐसा ना हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट से दोनों ही फले फूले, इसकी व्यवस्था की गई। आगे देखें तो 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा एक और वर्ड को जोड़ा गया और वो था सेकुलर, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। यानी हमारा देश भारत, इसका कोई अपना धर्म नहीं है। इस देश में रहने वाले लोग अपने हिसाब से धर्म को चुन सकते हैं, अपनी पसंद से देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, किसी भी धर्म में अपने आप को रूपांतरित कर सकते हैं, लेकिन सरकार उस धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी तरह की आर्थिक या सामाजिक सहायता नहीं कर सकता। यह संविधान में लिखा हुआ है। तो यानी स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा। और यह बात कही गई है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 और 28, ये 4 आर्टिकल में बोला गया है कि लोगों को धर्म की आजादी है। और इन चारों आर्टिकल में बताया गया कि आप अपने हिसाब से ईश्वर की पूजा कर सकते हैं और अपने हिसाब से धर्म को चुन सकते हैं, लेकिन सरकार आपके धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं करेगा। ठीक है, पीपल अपने हिसाब से किसी भी धर्म को चुन सकते हैं, सभी धर्म समान हैं। लेकिन श्रीलंका की बात करें तो वहां बुद्धिज्म है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इराक की बात करें तो वहां पे एक ही धर्म है, इस्लाम। लेकिन सिर्फ हमारा धर्म है जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जोरास्ट्रियन, बुद्धिस्ट, हर तरह के धर्म के लोग हमारे देश में निवास करते हैं और हमारा देश हर तरह के धर्म को संरक्षण देता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक की। यह डेमोक्रेटिक वर्ड भी हमारे प्रियम्बल में है। तो अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक जो है, डेमो और क्रेटोस, इन दो शब्दों से मिलकर बनता है, जहां डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है अथॉरिटी, यानी कि लोगों की अथॉरिटी, लोगों का अधिकार। ठीक है, जहां पे लोग अपने अधिकार का निर्वहन करते हैं। तो याद रखिए, जो गवर्नमेंट बनता है उसे हमारे देश की जनता ही बनाती है। लोकतांत्रिक यानी लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों के द्वारा चुना गया सरकार चलाएगा। ठीक है, पीपल के पास सुप्रीम पावर होती है, क्योंकि गवर्नमेंट बनने के बाद 5 साल के लिए इलेक्शन होता है, वापस आपको जनता के पास ही जाना है। अगर आपने काम नहीं किया, जनता आपको दोबारा वोट नहीं देगी, किसी और को चुन के भेजेगी जो अधिक जिम्मेदार है आपसे। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी कि यूएएस या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो व्यक्ति 18 साल या उसके ऊपर का है, एक व्यक्ति को एक बार वोट देने का अधिकार है और अपने हिसाब से अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है। ये वन वोट सिस्टम जो डेमोक्रेटिक कंट्री में ही पॉसिबल है। मोनार्क या जहां पे राजा महाराजाओं के बेटे ही बन सकते हैं, वहां डेमोक्रेसी नहीं होता है। एग्जांपल के लिए सऊदी अरेबिया, वियतनाम, लीबिया, जॉर्डन, ये कुछ ऐसे देश हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक है। जी हाँ, यहाँ मोनार्क चलता है। यहाँ पे जो डिसेंडेंसी है, जो इनहेरिटेंस है कि राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, जैसे कि भूटान, लेकिन भूटान में तो पहले मोनार्क था, अभी भी है, लेकिन अब डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया है और वहां भी चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद है रिपब्लिक। री
और पब्लिक। देखिए ये एक लैटिन वर्ड है रेस पब्लिका, और इसका मतलब होता है पब्लिक की अथॉरिटी, यानी हमारी और आपका अधिकार, जनता का अधिकार। यानी यहां लोग जो है अपने राज्य की सरकार और देश की सरकार को चुनती है। यहां पे किसी भी व्यक्ति को जन्म से ही इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार नहीं मिल जाता है, बल्कि इलेक्शन में खड़े होने के लिए उसे योग्य बनना पड़ता है, वो साबित करना पड़ता है कि वो अपने देश की जनता को, अपने समुदाय, कम्युनिटी, सोसाइटी के जिस तबके से वो आता है उसको वो रिप्रेजेंट कर सकता है, उसके अधिकारों को रख सकता है। ठीक है, यहां पे किसी भी तरह के हेरिडिटरी या मोनार्क लाइक किंग या क्वीन की व्यवस्था नहीं है हमारे देश में, कोई राजा महाराजा का सिस्टम यहां पे नहीं है। लेकिन सऊदी अरेबिया, वियतनाम, लीबिया, जॉर्डन में हेरिडिटरी मोनार्क की सिस्टम आज भी है, वहां ना डेमोक्रेसी है ना ही रिपब्लिक है। तो इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी आप जो प्रियम्बल जो बना है इसका उद्देश्य क्या है। हमने उद्देश्य ऑलरेडी पढ़ लिया, हमने फिर भी इसको एक स्लाइड की तरह बनाया है। यहाँ पे ये उद्देश्य यह है कि प्रियम्बल ये बताता है कि हमारा संविधान सबसे ऊपर है और हमारी और आपकी पहचान और हमारा और आपका अस्तित्व ही संविधान से है। इंटेग्रिटी इन सोसाइटी, समाज में लोग एक होकर रहें, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ वर्क, रिलीजन या लैंग्वेज को बोलने वाले लोग क्यों ना हो। ठीक है, देश के लोगों में एकता हो, एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण कर सके, और कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है, चाहे वो छोटा चपरासी या देश के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, संविधान से ऊपर तो कोई भी नहीं है। ये था हमारे प्रियम्बल का ओवरव्यू, हम ऑब्जेक्टिव को पढ़ रहे हैं। इसके बाद प्रियम्बल में जस्टिस बताया गया है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। इसको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर आपको क्या मिलता है संविधान में। तो सबसे पहले देखते हैं जस्टिस। जस्टिस की बात करें तो 3 तरह के न्याय की व्यवस्था आपके लिए है, एक सामाजिक सोशल इकोनॉमिक जस्टिस और एक है आपका पॉलिटिकल जस्टिस। इसको समझे जरा ठीक से। देखिए सोशल जस्टिस क्या होता है, यानी कि सामाजिक न्याय। बिकॉज सी वी ऑल आर सोशल क्रिएचर, वी ऑल आर सोशल एनिमल। हम समाज में रहने वाले ग्रेगेरियस, एक साथ किसी कंपनी में रहने वाले लोग हैं, सामूहिक रूप से रहने वाले लोग हैं। एक दूसरे की सहायता और एक दूसरे के मदद से ही हम आगे बढ़ते हैं और हम सबका सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए सोसाइटी में किसी भी तरह का भेदभाव अलाउड नहीं है। किस बेसिस पे कि आपकी जाति या धर्म की जाति क्या है, आपकी नस्ल क्या है, किस जेंडर से है, मेल है, फीमेल है, आप किस धर्म को बोलने वाले लोग हैं, या आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आपका कलर कैसा है ना, आपका ड्रेसअप यानी आपका पहनावा कैसा है, एटसेट्रा। इस बेसिस पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह सामाजिक न्याय की व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई है और इसकी चर्चा प्रियम्बल में की गई है। और इसके लिए हमें अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट से कहते हैं आर्टिकल नंबर 14। ये क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून के सामने किसी ने भी अपराध किया हो, कानून के सामने सबको एक ही सजा का प्रावधान है। ये अधिकार आपको मिलता है, ये सुरक्षा मिलता है। इसलिए इसके लिए आर्टिकल 14 में आपको फंडामेंटल राइट्स भी आपको दे दिया गया है। अगर हम आर्थिक न्याय की अगर हम बात करें तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता है। संपत्ति कितनी है आपके पास, आप महीने में कितना कमाते हैं, या आपका आर्थिक स्टेटस समाज में कितना बेहतर है, कितना हाई फाई है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना बड़ा बंगला है, कितनी जमीन है, कितनी प्रॉपर्टी है, इससे कभी भी आप दूसरों के साथ गलत व्यवहार या घृणा की भावना से नहीं देख सकते। ठीक है, जो संपत्ति होती है, इस संपत्ति का बंटवारा काम के आधार पर और योग्यता के आधार पर समान रूप से होना चाहिए। और यह बात हमारे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का उन्मूलन, किसी भी तरह का संपत्ति, इनकम, कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, कलर और ड्रेस के आधार पर दो लोगों में कभी भी कोई भेदभाव नहीं होगा। यह आपका मौलिक अधिकार है। तीसरा, पॉलिटिकल जस्टिस मिलता है, यानी कि राजनीतिक न्याय की व्यवस्था है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि हर व्यक्ति जो इलेक्शन में खड़ा होने के लायक है उसको समान रूप से, मुक्त रूप से और बेहतर तरीके से अधिकार है कि अपने आप को इलेक्शन में खड़ा कर सकता है, प्रतिनिधि बन सकता है अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसके लिए आर्टिकल नंबर 17 भी है जो कहा गया है कि छुआछूत की भावना नहीं होगी। अगर मान लीजिए कोई डिप्रेस्ड क्लास, दलित या महादलित, SC ST कम्युनिटी से आता है या ट्राइबल कम्युनिटी से आता है और अछूत बोल के हम उसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, तो हम उसके मौलिक अधिकार नंबर आर्टिकल नंबर 17 का हनन कर रहे हैं। जो जिसका अगर हनन करते हैं तो 32 नंबर आर्टिकल का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट में जाके आप अपने फंडामेंटल राइट को दोबारा एनफोर्स करवा सकते हैं। इसका प्रावधान भी हमारे संविधान में है। तो ये सारे न्याय की व्यवस्था संविधान में हर एक व्यक्ति की उसकी जो अस्तित्व है, उसका जो जीवन है, उसको बचाए रखने के लिए हमारे संविधान के पास इतनी शक्ति है, ये आपको दिया जाता है।
अगर हम लिबर्टी की बात करें, आजादी की बात करें, तो आपको लिबर्टी है। किस बात की लिबर्टी है? कि आप आजाद हैं, देश में घूम सकते हैं, आप अपना जीवन कैसे जिएंगे आप चुन सकते हैं, ठीक है, आप अपना पॉलिटिकल व्यू सरकार के ऊपर दे सकते हैं, ठीक है, और आप मुक्त हैं समाज में बिहेवियर करने के लिए, एक ऐसा व्यवहार जिससे कभी किसी को नुकसान ना हो। तो आप अपना जीवन कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, समाज में कैसे उठेंगे बैठेंगे, सरकार के प्रति आपका राजनीतिक मंतव्य क्या है, आपका विचार क्या है, आप व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का अनरीजनेबल प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं कि उसके विचार ऐसे क्यों हैं, वो ऐसा क्यों सोचता है सरकार के बारे में, या सरकार के बारे में वो नेगेटिव क्यों बोलता है। इसके लिए किसी व्यक्ति पे रेस्ट्रिक्शन लगाना प्रतिबंधित है, नहीं होगा। और इसके लिए आर्टिकल नंबर 19 का जो फंडामेंटल राइट्स है, जो कहा गया है कि आपको आजादी का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 21 की हम बात करें तो आपको जीने का अधिकार है, जो नेशनल इमरजेंसी के समय भी, आपातकाल के समय भी राष्ट्रपति आपसे छीन नहीं सकते हैं। क्योंकि किसी से अगर उसका आर्टिकल नंबर 21 छीन ले, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार छीन ले, तो अगर आप किससे जीने का ही अधिकार छीन लेते हैं तो उसे तो गोली मारनी होगी ना, क्योंकि उसे जीने का अधिकार नहीं है। और उसको पकड़े कभी उसके ऊपर फांसी का आरोप लगा सकते हैं, मर्डर का आरोप लगा सकते हैं, चोरी डकैती का आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि आपने आर्टिकल नंबर 21 को ही खत्म कर दिया है। ये कभी भी एबोलिश नहीं होता है। और आर्टिकल 25 से 28 जहां आपको किसी भी धर्म को चुनने और ईश्वर की पूजा करने का अधिकार है। आगे है इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। समाज में लोग अगर समान नहीं होंगे और उनके बीच अगर भेदभाव होगा तो हमारे संविधान की तो बखिया उतर जाएगी, यानी संविधान का वायलेशन हो जाएगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सेक्स सोसाइटी, समाज का कोई भी तबका हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, और वो किसी भी बैकग्राउंड से, कल्चर, सांस्कृतिक बैकग्राउंड, भाषा बोलता हो, कहीं भी उसने जन्म लिया हो, उसके आधार पर समाज में आप उसके साथ बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी सोसाइटी के सेक्शन को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, यानी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए कि उसके पास बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है बोल के। हर किसी को समान रूप का अवसर मिलेगा, यानी अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि किसी भी रोजगार के अवसर मिलते हैं, कहीं भी इलेक्शन में खड़े होने का अवसर मिलता है, तो सबको समान अवसर दिया जाएगा अगर वो योग्य है और मेंटली साउंड है और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है तो। और कानून की सुरक्षा सबको समान दी जाएगी, यानी ये बात करता है आर्टिकल नंबर 14 की, यानी राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल नंबर 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और आर्टिकल नंबर 16 की बात करता है जो कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर किसी को आय करने का, रोजगार प्राप्त करने का समान अवसर मिलेगा, जो उसकी उम्र, योग्यता और शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से होगा, लेकिन अवसर सबको समान मिलेगा। तो ये बात करता है इक्वलिटी की। आगे बात करें फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का सीधा मतलब होता है भाईचारा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैटर्निटी, जो हमारे प्रस्तावना में बोला गया है। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री, यानी समाज में एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना का मतलब ये भाई बहन नहीं, लेकिन वो जो एक ममत्व होता है, जो एक इमोशन होता है, जो फीलिंग होता है, एक दूसरे की सहायता करने के लिए क्राइसिस में किसी भी समय वो भावना बनी रहनी चाहिए। एक इंडिविजुअल जो अपनी जिंदगी जीता है, हर एक आदमी की अपनी एक डिग्निटी होती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा होता है, और उसी से उस इंसान की पहचान होती है। आप एक इंसान से उसकी डिग्निटी अगर छीन लोगे तो इंसान तो रहा ही नहीं, वो तो पशु भी नहीं रहा, ठीक है। मैन एंड वुमेन आर इक्वल, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों समान है, दोनों में भेदभाव नहीं होगा जेंडर बेस करके। इक्वल एंड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीने का सबको उचित अधिकार दिया जाएगा और जीविका अर्जन करने का भी पूरा अधिकार दिया जाएगा। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, यानी अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो काम करने के लिए एक इंसान के स्वास्थ्य को कोई हानि ना हो, काम करने की बेहतर व्यवस्था, पानी पीने की, साफ पानी पीने की व्यवस्था, सैनिटेशन की व्यवस्था, आपातकाल के समय डिस्पेंसरी अस्पताल की व्यवस्था, ये उसे काम करने की कंडीशन को बेहतर बनाती है, ठीक है। और हमें ऐसा काम करना चाहिए ताकि लोग जो है डिसेंसी मेंटेन करके, साफ सफाई मेंटेन करके अपना काम कर सके और अपने लाइफ का जो स्टैंडर्ड है, जो स्तर है, उसे बेहतर बना सके। और ये सारी बातें हमारा जो डीपीएसपी है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यहाँ पे आर्टिकल वाइज बोला गया है। आर्टिकल 21 की हम बात करें तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, हर एक आदमी को जीने का अधिकार है, व्यक्तिगत आजादी का अधिकार है। आर्टिकल 38 की बात करें जो डीपीएससी में है, वो कहता है प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर, समाज में सामाजिक क्रम बना रहना चाहिए।
आपके पास करोड़ रुपया हो सकता है, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आपसे छोटा व्यक्ति जो है, जिसके पास पैसा कम है, आप उसका सबके सामने अपमान करेंगे या उसे गुलाम बना के रखेंगे। बिल्कुल आपका गुलाम नहीं है। सोशल नंबर आर्टिकल ये सोशल ऑर्डर मेंटेन करने की बात कहता है। आगे पढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर बार बार जो बातें कहते हैं कि आप संविधान को संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन इसके मूलभूत अवधारणाएं जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसे आप छू भी नहीं सकते। आखिर है क्या? देखिए, हमें समझना पड़ेगा इसके पहले कि प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान का बहुत हिस्सा है, और प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है कि नहीं, इस पे संशोधन कर सकते हैं कि नहीं, ये अमेंडेबल है कि नहीं हमारा संविधान, इस पे काफी बार चर्चा हुई है। पहली बार चर्चा हुई थी इसे बेरूबारी केस में। जहां तक मैं गलत नहीं हूं, अगर गलत तो बताइएगा, कि पश्चिम बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट है कूच बिहार का एरिया है बेरूबारी, ठीक है। तो 1958 में पहली बार आर्टिकल नंबर 143(1) में इसकी चर्चा हुई थी, जब इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट हुआ था और भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो 1958 में पहली बार पाकिस्तान ने बेरूबारी यूनियन को पाकिस्तान का हिस्सा बताया था, और इसलिए इस पे काफी चर्चा हुई। इसमें आठ जो जजेस हैं उनके बेंच बैठा, और बाद में यह डिसाइड हुआ कि बेरूबारी का आधा हिस्सा जो है वो दिया जाएगा पाकिस्तान को, और आधा हिस्सा इंडियन का है वो इंडिया के पास ही रहेगा। तो ये बंटवारा हुआ। लेकिन यहाँ पे बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रियम्बल, यानी जो संविधान का प्रस्तावना है, ये क्या है कि टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स, जिन लोगों ने इसको बनाया है उसके मतलब दिमाग को खोलने के लिए, सोचने और समझने की शक्ति पैदा करने के लिए, तर्क करने के लिए प्रियम्बल बहुत जरूरी है। लेकिन ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। बेरूबारी केस में कोर्ट ने कहा था प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसलिए दिस इज नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। आप किसी भी कोर्ट में जाके इसके ऊपर केस नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेरूबारी केस में कहा गया। ठीक उसका उल्टा केशव नंद भारती की अगर हम बात करें, जब केशव नंद भारती का यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, यहां पे कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि यस, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नाउ बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है। माना था ये बात, ठीक है। बात था कि प्रियम्बल जो है इज नॉट अ सुप्रीम पावर और सोर्स ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन, बट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि प्रियम्बल जो है ये सुप्रीम पावर नहीं है, लेकिन संविधान को समझने, जानने, उसके उद्देश्यों को समझने, उसके पीछे जो निर्माता ने बनाया था उसके दिमाग को पढ़ने के लिए, उसके उद्देश्यों को समझने के लिए प्रियम्बल जरूरी है, लेकिन यही सुप्रीम नहीं है। तो 1995 में जब यूनियन गवर्नमेंट और LIC के बीच जो केस हुआ था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि यस, प्रियम्बल इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। भारत में किसी भी कोर्ट में आप इसके ऊपर केस नहीं कर सकते, पार्ट है संविधान का, बट इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो बेसिक स्ट्रक्चर, आगे पढ़ते हैं इस बातों के, डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जरा इस बात को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि चूंकि ये कहा गया है कि संविधान को संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान को आप अमेंडमेंट कर तो सकते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 368, जो बात करता है अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की संशोधन करने की बात करने की, बट विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप संविधान के बेसिक ढांचे को तहस नहस नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो कोर्ट ने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जुडिशियल इसकी रिव्यू, यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, सेपरेशन ऑफ पावर सेंट्रल स्टेट के बीच, देश डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, फेडरल कैरेक्टर है, सेंटर पे यूनिटरी है, रूल ऑफ लॉ जो हमने ब्रिटेन से लिया था, देश का सेकुलर कैरेक्टर है, और यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। आप जब संविधान को संशोधन करें तो इनमें से किसी भी बेसिक ढांचे को आप हिला भी नहीं सकते। और दूसरा बात, इसके बाहर अगर कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या वो बात संशोधन करने के बाद जिसको आप संशोधित कर रहे हैं, जिस पॉइंट को, क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ये डिसाइड करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, जुडिशियल रिव्यू ही इसे कर सकती है। तो ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे संविधान में जो 22 पार्ट है, 12 शेड्यूल है, और हर एक पार्ट में हम किस किसको पढ़ते हैं और कौन कौन से आर्टिकल हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 में हम किसको, मैंने चैप्टर नंबर 1 या पार्ट नंबर 1 में पढ़ते हैं यूनियन और इसके सीमाएं, 1 से लेकर 4 नंबर आर्टिकल में डिस्कस होता है।
पार्ट नंबर 2 में आ जाए तो हम यहाँ बात करते हैं नागरिकता की, सिटीजनशिप की, जो बात करता है 5 नंबर आर्टिकल से लेकर 11 नंबर। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल नंबर 12 से 35, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 4 में देखें तो डीपीएसपी की बात करते हैं, जो 36 से लेकर 51 नंबर आर्टिकल की बात करता है। पार्ट 4A जो ऐड किया गया है फंडामेंटल ड्यूटी, यह है आर्टिकल नंबर 51A, इसमें कई सारे पॉइंट्स है ड्यूटीज में। पार्ट नंबर 5 में हम बात करेंगे केंद्र सरकार की, जो आर्टिकल डील करता है आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151। पार्ट नंबर 6 है स्टेट गवर्नमेंट की, जो डील करता है 152 से लेके 237। पार्ट नंबर 7 जो है द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, जो कि डिलीट कर दिया गया था 7th अमेंडमेंट के द्वारा 1956 में, आर्टिकल डील कर रहा था 238 को, जिसको अभी डिलीट कर दिया गया है। पार्ट 8 की हम बात करें तो यह बात करता है यूनियन टेरिटरी की, जो आर्टिकल आता है 239 से 242 तक। पार्ट 9 की बात करें तो यहां हम बात करते हैं पंचायत की, जो हमारा सिलेबस में है, हमें पढ़ना है बाद में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 243 से 243O। पार्ट 9A भी डील आता है इसी में, द म्युनिसिपैलिटीज, 74th अमेंडमेंट के द्वारा जो है डील किया गया था 243P से लेके 243ZG तक। पार्ट 9B आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, 243ZH 243ZT में। पार्ट 10 में आता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, 244 से लेके 244A। पार्ट 11 है रिलेशन बिटवीन यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध की बात करता है, चैप्टर नंबर 11, और यह है आर्टिकल नंबर 245 से लेकर 263। पार्ट 12 है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स का, यह बात करते हैं 264 से लेकर आर्टिकल नंबर 300A। पार्ट 13 में आ जाएगा ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स विद इन इंडिया, आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। पार्ट 14 की बात करें, यहां सर्विसेज आ गई 308 323। पार्ट 14A में आ गया ट्रिब्यूनल्स, आ गया 323A से 323B। पार्ट 15 आ गया आपका इलेक्शन, 234 से 329A। पार्ट 16 में आता है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, 330 से लेकर 342। पार्ट 17 में आता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो है कौन कौन से लैंग्वेज जो है हमारे देश में आधिकारिक भाषाएं हैं, आर्टिकल 17 में चर्चा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 343 351 तक। आर्टिकल 18 में बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस की, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और 352 प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, 352 से लेकर 360 तक। पार्ट 19 में बात करते हैं मिसलेनियस आइटम्स की, 361 से लेकर 367 तक। पार्ट 20 बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि 368 नंबर का इस्तेमाल करके संविधान को संशोधित किया जा सकता है किसी प्रोविजन को ऐड या डिलीट करने के लिए। पार्ट 21 बात करता है टेम्पोरेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस की, जो डील करता है 369 से लेके 392 नंबर आर्टिकल से। और लास्ट पार्ट है पार्ट 22, जो बात करता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, और ये है आर्टिकल नंबर 393 से लेके 395। ये था अलग अलग 22 पार्ट, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, किस किस आर्टिकल के तहत वो आता है। अब जो शेड्यूल है वो आप कैसे याद करेंगे, इसकी मैंने एक ट्रिक आपको दी है। हमारे देश में संविधान में 12 शेड्यूल है, 22 पार्ट है, 12 शेड्यूल है, आर्टिकल सब मैंने दे दिया आपको। शेड्यूल याद करने के लिए याद कीजिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यानी शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो भारत में जितने भी शेड्यूल हैं 12 शेड्यूल हैं, और हर शेड्यूल में किसकी चर्चा करते हैं, इसको याद करने के लिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम अगर आप याद रखते हैं तो आपका सारा शेड्यूल जिंदगी भर याद रहे। कैसे? शेड्यूल नंबर 1 टी की बात करता है, टी में हम बात करते हैं टेरिटरीज की, सीमाओं की, हमारे देश की सीमाओं की। आर्टिकल नंबर 2 बात करता है ई फॉर होता है एमोलुमेंट्स, जो सैलरी वगैरह जो वेतन दिया जाता है उसकी बात करते हैं। शेड्यूल नंबर 3 होता है ए फॉर होता है एफर्मेशन। 4 में आता है आर की बात करते हैं राज्यसभा, यानी शेड्यूल नंबर 4 में हम राज्यसभा की बात करते हैं। शेड्यूल नंबर 5 में एस का मतलब होता है शेड्यूल एरियाज की बात करते हैं, SC ST एरियाज की बात करते हैं। 6 की बात करते हैं ओ का मतलब होता है अदर्स और शेड्यूल एरियाज। शेड्यूल नंबर 7 में एफ आता है, एफ का मतलब होता है फेडरल स्ट्रक्चर, जो हमारे देश का संघीय ढांचा है। शेड्यूल नंबर 8 बात करता है ओ की, ओ का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। एल की बात करते हैं शेड्यूल नंबर 9 में लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं। 10 में बात करते हैं डी की डिफेक्शन की, जो MP MLA से खिलाफ जो एंटी डिफेक्शन जो लॉ चलता है, जो राहुल गांधी के खिलाफ चला अभी, ठीक है। शेड्यूल नंबर 11 की बात करते हैं पी फॉर बात करते हैं पंचायत, और एम जो शेड्यूल नंबर 12 में आता है इसकी बात करते हैं म्युनिसिपैलिटी। इस तरह से टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम अगर आप याद करते हैं तो 1 से लेके 12 तक के शेड्यूल, और हर शेड्यूल में हम किसकी चर्चा करते हैं हमारे संविधान में, आप एकदम आसानी से इस बात को याद कर सकते हैं। ये आपका लाइफ टाइम आपको जिंदगी भर याद रहेगा। याद रखिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब हम लोग
हमारे प्रियम्बल और संविधान को खत्म करने की ओर चल रहे हैं। और अब देखते हैं, मैंने कहा था कि हमारा जो संविधान है ये सबसे लेंथीएस्ट, सबसे बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे वर्ल्ड का, संसार का सबसे लंबा, सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि इसमें हमारे देश के बहुत सारे प्रोविजंस के अलावा दुनिया के हर एक देश के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है। सबसे पहले हमने कहा था छोटा संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहां से क्या क्या लिया गया था, और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, एमसीक्यू दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से लिया गया था द फेडरल सिस्टम, संघीय ढांचा, गवर्नर का ऑफिस, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन और जुडिशरी, जो लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यूके से क्या लिया गया था, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव रीट्स और ऑफिस ऑफ कैग। अगर हम यूएसए की बात करें तो यहां से लिया गया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मैंने राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाअभियोग चला के उन्हें निकाला जाता है वो यूएसए से लिया गया है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद, और प्रियम्बल ये लिया गया है यूएसए से। बात करें कनाडा की तो यहां से क्या लेते हैं, यहां से लेते हैं फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, संघीय ढांचा होगा, सेंटर वाला होगा, स्टेट वाला होगा, लेकिन मजबूत कौन होगा, सेंटर, रेसिडेंट पावर ऑफ सेंटर, सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति का चुनाव का प्रक्रिया कैसी होगी, द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है, ये लिया गया है आयरलैंड से। जर्मनी के वीमार कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजन, ये आपको पता होना चाहिए, 352, 356 और 360, ठीक है, पढ़ेंगे बाद में। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, कंकरेंट लिस्ट, जहां स्टेट और यूनियन दोनों का अधिकार होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजंस, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द अपर एंड द लोअर हाउस। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट विद 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, पता है बहुत सारे संविधान के संशोधन या बिल ऐसे होते हैं जहां जो मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। जापान से लेंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। फ्रांस से क्या लिया है हमने, रिपब्लिकन सिस्टम, और हमारे प्रियम्बल में जो बोला गया था ना, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये भी फ्रांस के फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लिया गया है। यूएसएसआर से क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी, जो आर्टिकल नंबर 51A में है, और जस्टिस लिया गया है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो प्रियम्बल में दिया हुआ है वो यूएसएसआर से ही लिया गया है। तो ये था आज की क्लास। तो काबिल एकेडमी ने आज पहली बार अपना पॉलिटी क्लास आपको दिया। मैंने पूरी कोशिश की कि हमारे देश के प्रियम्बल और संविधान को मैं पूरी तरह से एकेडमिक से लेके यूपीएससी तक मैं कोशिश करूं ले जाने का। बीच में हम लोग कहीं जाएंगे, लेकिन इससे आपका जो कोर्स है ये पूरा 1000% पूरा हो जाएगा, और ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो इस चैप्टर से आए और आप ना कर पाए। वीडियो यहीं पे खत्म होती है। काबिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें दें कि हम और आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगी आज में, और ये वीडियो आपको ऐप पे भी आपको मिल जाएगा। तो अपना पूरा ख्याल रखें, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।